बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू MD CAT Chemistry 2020 Chemistry with MPhil Scholar Abdul Basir from Government College University Lahore। Dear students, MD CAT का हमारा जो सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले के अंदर आज हमने इंशाल्लाह जो प्रैक्टिस टेस्ट है टॉपिक 2 के, उसको आज हमने डिस्कस करना है। कुछ इस अभी हम डिस्कस करेंगे, कुछ इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक 2 के जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास एक 10 नंबर का ये होगा और पिछले इसके अलावा जो पिछला टेस्ट टॉपिक 1 का था उसके MCQs आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज। कोई आइडियल गैस है, उसका लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर कितना होगा? तो ये ऑप्शंस आपके पास हैं। इन ऑप्शंस को आपने चेक करना है। -273 केल्विन, -273.16 केल्विन, -273 सेल्सियस और 0 सेल्सियस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या होगा? इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड, दूसरा जो MCQ है, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर को आपने डबल कर दिया एंड प्रेशर इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर को कम कर लिया, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आएगा? सो ये भी आपने चेक करना है कौन सा इसके ऊपर लॉ, जो गैसेस लॉ हैं वो अप्लाई होंगे। और इसमें आपने बताना है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस 2 टाइम्स, डिक्रीजेस 4 टाइम, इंक्रीजेस 4 टाइम और नन ऑफ दीज। इसको भी आपने चेक करके मुझे MCQs व्हाट्सएप कर देने हैं या मेल कर देने हैं या फिर डिस्कस कर लेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 20.7 टॉर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। जब एक्सटर्नल प्रेशर 23.7 टॉर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 25 सेल्सियस, 69 सेल्सियस, 98 सेल्सियस और 1498 सेल्सियस। सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एट हाई टेम्परेचर आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। बोथ एक्सिस से आइसोथर्म दूर जाएगी, क्यों? बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसके बाद नंबर ऑफ मोल इंक्रीजेस, या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, 1 atm is not equal to 1 atm is not equal to, यहाँ पे आना था 1 atm is equal to, 1 atm is equal to, so 1 atm is equal to 760 torr, 14.7 psi, 101.325 किलो पास्कल एंड 1.01325 बार। सॉरी, ये यही है स्टेटमेंट के अंदर, नॉट इक्वल टू। इसमें से किसके इक्वल नहीं है तो वो बताना है। 3 ऑप्शन ठीक है, 3 के इक्वल है, 1 के इक्वल नहीं है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ड्यू टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, किसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है? नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन के, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 7, N2H2 and O2 have maximum diffusion because they have same molar mass, same molar volume, same number of molecules, या all of these। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर मिटा हुआ है तो मैं पढ़ देता हूँ। मेडिकल सिरिंजेस यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ, मेडिकल सिरिंजेस में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? नंबर 1 बॉयल्स लॉ, नंबर 2 चार्ल्स लॉ, नंबर 3 एवोगैड्रोस लॉ और नंबर 4 ग्राहम्स लॉ। तो इनमें से आपने चेक करके बताना है। उसके बाद, इफ एरोसोल्स एंड डिओड्रेंट स्प्रे कैन्स आर केप्ट इन सनलाइट दे विल बर्स्ट ड्यू टू, अगर आप इनको सूरज की रोशनी में रख दें तो वो फट जाएंगे। वाई? ड्यू टू बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ। उसके बाद, इफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस एट
0 Celsius is 273 centimeter cube of 273 centimeter cube at constant pressure. Its volume at 273 will be, इसका वॉल्यूम कितना होगा? अब आपने इसको चेक करें जरा. इफ ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ गैस at 0 Celsius is 273 at constant pressure, its volume at 273 will be, 0 Celsius पे वॉल्यूम कितना है? वो 273 है. तो 273 टेम्परेचर के ऊपर कितना होगा? तो इसके आपने चेक करना है. 548 cm क्यूब, 546 cm क्यूब, 1092 cm क्यूब, नन ऑफ दीज. तो ये तो हमारे पास जो 10 क्वेश्चंस थे जो लेक्चर हमने पहले डिलीवर किया था उसमें से अब इसका दूसरा पोर्शन भी आगे आएगा. 15 क्वेश्चन टॉपिक 2 में से आज उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले हम पहले वाले जो हमने पढ़ा था उसको हम जरा देख लेते हैं. पहले नंबर पर आपके पास जो पहले क्वेश्चंस थे तो उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं, उनके आंसर्स क्या हैं. पहले का आंसर SO2, दूसरे का आंसर मोनोएटॉमिक गैस, यानी इसमें 50% सल्फर थी और 50% ऑक्सीजन थी. अब मैस के लिहाज से दोनों अगर एक जितनी है, परसेंटेज उनकी सेम है, तो सल्फर का आपने चेक करना है एटॉमिक मैस कितना है, जस्ट एक लम्हे के लिए सोचना है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस सोचना है कितना है. तो दोनों अगर 50% है, 32 सल्फर का होता है, O2 दोनों को मिला के 32 बनता है. 50% अगर उसको दोनों को रख लें, 50% सल्फर को रख लें, 50% रख लें O2 को, तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो 64 आता है. SO2 का भी कितना आता है? 32 प्लस 32, ये कितना आ जाएगा? 64. तो इस तरह आपने विद इन सेकेंड्स आपने इसके आंसर्स बता देने होते हैं. उसके बाद हीलियम इज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है. हीलियम का मॉलिक्यूल एक एटम के ऊपर मुश्तमिल है, डाई एटॉमिक नहीं है. कुछ बच्चों ने डाई एटॉमिक का लिखा हुआ था. अब उसके बाद नंबर 3 पे ब्यूटेन था. 2 मोल ब्यूटेन के थे, तो 2 मोल ऑफ ब्यूटेन, उसमें 13 मोल्स ऑक्सीजन यूज होते हैं. यानी आपने क्या काम करना है, 2 मोल ब्यूटेन है, एक केमिकल इक्वेशन ही लिख देनी है, ब्यूटेन C4H10. 2 मोल उसके हैं, तो कार्बन की तादाद कितनी हो गई? 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8. तो कार्बन, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलते हैं, उनकी कंबस्टन होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा करते हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपने 8 लगा देना है, क्योंकि कार्बन कितने होंगे? 8 कार्बन होने की वजह से उसको आपने बैलेंस कर लेना है. फिर आपके पास CO2 है, तो कार्बन, अब ऑक्सीजन को आपने बैलेंस करना है. ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? एक वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे तो 10H2O बन जाएगा, साथ में 8 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 10H2O के. H2O के 10 कैसे कि आपके पास एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो आपने 2 मोल ब्यूटेन यूज किया है, तो उसमें अगर एक ब्यूटेन के अंदर 10 हाइड्रोजन है तो 2 मोल में कितने होंगे? 20. तो 20 हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए वाटर के लिहाज से आपने चेक करना है, वाटर के हाइड्रोजन पूरे कर लें तो बाकी जितने बचते हैं वो ऑक्सीजन आपके 13 बच जाएंगे, वो आपने चेक कर लेना है. यानी टोटल ऑक्सीजन यूज होंगे, एटम यूज होंगे 26, और मॉलिक्यूल O2 जो है वो यूज होंगे 13 मोल्स. उसके बाद जो क्लोरीन वाला है, ये अक्सर बच्चों ने गलत किया हुआ है. क्लोरीन का एटॉमिक मैस जो है 35.5 है. अब क्लोरीन मोनोएटॉमिक तो है नहीं, ये तो डाई एटॉमिक है, तो यानी ये किस फॉर्म में रहेगी, एग्जिस्ट करेगी? ये एग्जिस्ट करती है Cl2 की फॉर्म में. तो अगर 1 मोल हम यूज करेंगे तो Cl2 उसका 71 आ जाता है. तो वहां पे पूछा गया था 2 मोल, तो 2 मोल का कितना आएगा तो वो आपने बता देना है. तो 71 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 142 ग्राम बनता है. तो बच्चों ने 71 ही लिखा हुआ है, ये टेक्निकल मिस्टेक है आपकी. उसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला था, उसमें परसेंटेज दी गई थी डिफरेंट कंपाउंड्स की. तो आपने उस परसेंटेज को उनके एटॉमिक जो नंबर है उस पर डिवाइड करेंगे, तो उनके दरमियान में जो आंसर आएगा, जो सबसे कम वाला आंसर है, सारों को उस पर डिवाइड कर देंगे, तो वो रेशो आपके पास 3:4:3 आती है. तो 0.01 का कोई डिफरेंस आ जाता है, तो उसकी निगलेक्टेबल है. तो C3H4O3 एस्कॉर्बिक एसिड का जो था, कोई भी कंपाउंड हो, आपने एम्पिरिकल फार्मूला चेक करना है, तो आपने उसकी परसेंटेज को डिवाइड कर देना उसके मैस के साथ, एटॉमिक मैस के साथ, तो जो रेशो आएगी, रेशो को आपने चेक कर लेना है. उसके बाद वाहिद एसोटोप है जिसके प्रोटॉन्स
जिसके जो सॉरी नाम है वो है हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। तो इन तीनों के नाम है, बाकी किसी आइसोटोप के नाम नहीं है। आगे बच्चों ने गलत किया हुआ था यूरिया वाला भी अक्सर ने। अब उन्होंने पूछा गया था विच ऑफ द सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है मैक्सिमम नाइट्रोजन। इनमें से सॉलिड के अंदर जो सॉलिड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है अमोनिया, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। तो बच्चों ने अमोनिया लिखा हुआ था। अमोनिया के अंदर परसेंटेज नाइट्रोजन की ज्यादा है, लेकिन वो सॉलिड नहीं है, वो तो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और अगर वो गैस की और उसको अगर आपने यूज भी करना है एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर, तो उसको आपने जमीन के अंदर दबाना होता है, जमीन के अंदर ही उसको करना होता है, सरफेस के ऊपर तो उड़ जाएगी। तो इस हवाले से यूरिया के अंदर, यूरिया सॉलिड फर्टिलाइजर है, इसमें 46.687% जो है वो आपकी नाइट्रोजन होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो है 12.01 ग्राम, तो उसका एवरेज मास कितना होगा? AMU उसका रिलेटिव एटॉमिक मास इतना है, तो उसका एवरेज मास भी वही होगा, 12.01 ग्राम ही होगा। उसके बाद था डाल्टन की टर्म यूज करते हैं हम किस शोबे के अंदर यूज करते हैं? कुछ बच्चों ने इंजीनियरिंग के अंदर लिखा हुआ था। डाल्टन यूज होता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, और ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हो गए, हेमोग्लोबिन्स हो गए, उनका मास चेक किया जाता है। तो उसका जो मोलर मास है उसको रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह पे डाल्टन को ही लगाते हैं, लेकिन ये टर्म यूज होती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद ये बच्चों का ठीक था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन से 1/36 टाइम्स जो है वो टाइम्स होता है, जबकि न्यूट्रॉन से कितना होगा? न्यूट्रॉन से 1/39 टाइम्स होता है। उसके बाद 0.50 मोल। अब इसका क्वेश्चन मेरे जहन से अब निकल गया है कि इसका सवाल कौन सा था। 0.50 मोल ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के केस के अंदर था, मेरे ख्याल है 16 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे? सॉरी 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर हम दें तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी? तो 16 है। एक मोल के अंदर अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो उसमें जो मास होता है ऑक्सीजन का वो 32 होता है एक मोल के अंदर। तो क्यों CO2, 2 उसमें ऑक्सीजन होते हैं, तो 16 के अंदर कितना होगा? तो 16 उसका हाफ कर हो जाएगा, हाफ यानी हाफ मोल इसका बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद ये ऑप्शन था कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके हैं? तो आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन था, 56 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन था N2 था, और 44 ग्राम CO2 था, और 8 ग्राम जो था वो आपके पास H2 था। तो बच्चों आपने चेक करना है सबसे ज्यादा मोल्स किसके हैं। मोल्स कैसे पता चलेगा? जिसका मास आपने चेक करना है ज्यादा है, उसका मोलर मास किसका कम है। अगर सारों का इक्वल है मास, आपको गिवन मास आगे 2 ग्राम ऑक्सीजन वाला दिया गया, सारों के अंदर 2 ग्राम है, तो आपने लीस्ट मोल चेक करेंगे, वो आगे हम देखेंगे। इस ट्रिक को आपने कैसे यूज करना है? आपने ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है और सबसे कम एटॉमिक मास किसका है। तो उसमें से आपने देखना है, और गिवन मास के लिहाज से मास ओवर मोलर मास चेक कर लेंगे तो आपको विद इन सेकंड, नो नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि आपसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहा, आपसे ये पूछ रहा है इसमें से सबसे ज्यादा किसका है या सबसे कम किसका है। जस्ट यूज द ट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हीलियम के 2 मोल थे। 2 मोल ऑफ हीलियम हैव डैश ग्राम। अच्छा, इसके अंदर बच्चों ने एवोगैड्रोस नंबर निकाले हुए हैं। एवोगैड्रो नंबर तो पूछे नहीं गए, आपने उसके ग्राम बताना है। 2 मोल हीलियम है, अगर 1 मोल हीलियम होगा तो 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं? 4। अगर 2 मोल होंगे तो 8 ग्राम हो जाएंगे। तो अगर एवोगैड्रो नंबर दिए गए हैं, 2 एवोगैड्रो नंबर हैं, तो 2 एवोगैड्रो एक एवोगैड्रो नंबर का मतलब 1 मोल होता है, 2 एवोगैड्रो नंबर का मतलब 2 मोल हो जाएंगे, 3 एवोगैड्रो नंबर का मतलब 3 मोल हो जाएंगे। यानी आपने इसी तरह सिंपल से ट्रिक यूज करने, और 1 मोल के अंदर जितनी चीजें, जितने कितने उसका मास होता है वो आपने फाइंड आउट कर लेना, चेक कर लेना। अगला सवाल आ गया कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और H2 सारों के 2-2 ग्राम मौजूद हैं। आपने ये बताना है कि लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर होंगे, सबसे कम नंबर ऑफ एटम किस में होंगे, नाइट्रोजन के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर, या फिर H2 के अंदर है। गिवन मास दोनों का क्या है? 2 ग्राम है। तो हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका क्या आएगा? तो उसका लिए सिंपल सी यही बात है, जिसका
मैस ज्यादा होता है, एटॉमिक मैस ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मैस ज्यादा है, इसका मतलब सिंपल सा यही है कि उसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उतने कम होंगे। यानी गिवन मैस ओवर मोलर मैस लिखेंगे तो मोल कम आ जाएंगे, जितने मोल कम होंगे उतने एवोगैड्रोस नंबर कम हो जाएंगे। तो उसके बाद अगले नंबर पर ऑल ऑफ दीज था। ये सवाल मेरे जहन से निकल गया है कि ये सवाल कौन सा था। ये आपने पिछले वीडियो से आपने चेक कर लेना है, पिछले लेक्चर जो हमने डिलीवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास ये भी आपने चेक करना है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा वो कहता है प्रोटॉन बताएं, 2 मोल प्रोटॉन किसके अंदर, H2 के अंदर, H2 के अंदर कितने मोल प्रोटॉन होंगे, कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो वो 2 मोल होंगे। ये खैर इसको चेक कर लेना, क्वेश्चन मेरे जहन से निकला हुआ है कि ये कौन सा क्वेश्चन था। उसके बाद वाटर वाला क्वेश्चन है कि 16 ग्राम आपके पास 8 ग्राम वाटर है तो 8 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है। 8 ग्राम वाटर 8 ग्राम हाइड्रोजन, तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने से वाटर बना देंगे। तो आपने ये बताना है कि जो वाटर बनेगा वो कितने ग्राम बनेगा। अगर 1 मोल की अगर हम बात करते हैं तो 1 मोल में 18 ग्राम वाटर बनता है, यानी H2 1 मोल हो और O2 ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, H2 और O अगर हम इनके दरमियान में देखें, यानी हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन हो, 16 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन हो, तो ये दो 18 ग्राम बना देते हैं वाटर के। अब हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है, 8 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन है। तो हमने क्या चेक करना है, अगर 1 मोल हमने चेक किया था, 18 ग्राम चेक किए थे, तो 16 ग्राम हमें ये ऑक्सीजन चाहिए था। 16 का अगर हमने हाफ कर दिया है तो वो 8 ग्राम है। तो यानी इसका मतलब 8 ग्राम के अंदर 8 ग्राम तो ये आ गया, और साथ में 16 ग्राम के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था। तो 8 ग्राम के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन चाहिए होगा, 1 ग्राम। तो टोटल कितना हो जाएगा वाटर का मैस, 8 + 1 = 9। तो 9 ग्राम इसका बन जाएगा वाटर। उसके बाद लास्ट में भी 2 प्रोटॉन, ये भी आपने चेक कर लेना है कि ये क्वेश्चन कौन सा था, और ये नीचे वाला भी क्वेश्चन आपने चेक करना है इसकी स्टेटमेंट कौन सी थी। तो ये आज हमारे पास, ये पिछले लेक्चर से आपको मिल जाएंगे। ये हमारे पास आज का जो पिछला हमने टेस्ट डिस्कस किया, इसके बाद हम दूसरा टेस्ट अभी डिस्कस करते हैं।